नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया। फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया। भारत में हिमालयी गिद्ध जिप्स हिमालयनसिस की पहली कैप्टिव ब्रीडिंग गुवाहाटी चिड़ियाघर में सफलतापूर्वक संपन्न की गई। सरकार ने लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट के आयात पर प्रतिबंध लगाया। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने निजी कृषि भूमि से प्राप्त लाल चंदन की लकड़ी के निर्यात के संबंध में नीति में संशोधन किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की पहली खबर डिजिटल डेटा से संबंधित है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य व्यक्ति की निजता की रक्षा करते हुए व्यक्तिगत डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग को विनियमित करना है। साथ ही वैध उद्देश्यों के लिए इसे प्रोसेस करने की आवश्यकता की पहचान करना है। विधेयक के प्रावधानों की अगर हम बात करें तो ये भारत के भीतर डेटा की प्रोसेसिंग पर लागू होता है, जहां ऐसा डेटा है जो कि ऑनलाइन एकत्र किया गया हो या फिर ऑफलाइन एकत्र किया गया हो और डिजिटलीकृत किया गया हो। अधिसूचना के माध्यम से प्रतिबंधित देशों को छोड़कर सीमा पार डेटा स्थानांतरण की अनुमति इसमें दी गई है। इस विधेयक में केंद्र सरकार के पास लोक हित में किसी भी डिजिटल जानकारी तक पहुंच को अवरुद्ध करने की शक्ति होगी। आपको बता दें कि विधेयक के पिछले संस्करण में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। डेटा फिड्यूशरीज को डेटा सटीकता सुनिश्चित करनी चाहिए और उल्लंघनों को रोकना चाहिए तथा आवश्यकता न होने पर डेटा को मिटा देना चाहिए। विधेयक में अपीलीय तंत्र के लिए एक स्तरित दृष्टिकोण पेश किया गया है। इस दृष्टिकोण में शिकायत निवारण के लिए अब डेटा संरक्षण बोर्ड की बजाय पहले डेटा फिड्यूशरीज से संपर्क करना जरूरी है। डेटा प्रोसेसिंग के लिए व्यक्तिगत सहमति लेना जरूरी बनाया गया है। हालांकि कुछ मामलों जैसे कि चिकित्सा आपात जैसी स्थिति को छोड़कर इस सहमति को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। इसमें जुर्माना भी है। बच्चों के लिए दायित्वों को पूरा न करने पर 200 करोड़ रुपए और डेटा उल्लंघन के मामले में 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि विधेयक में कुछ छूट भी दी गई है, जैसे कि सरकारी अधिकारियों को अब कानूनी कार्रवाई से छूट प्रदान कर दी गई है। पहले केवल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को ही इस तरह की छूट प्राप्त थी। विधेयक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये डेटा की निजता से जुड़ी व्यवस्था को मजबूत करेगा, मौजूदा ढांचे में मौजूद खामियों को दूर करेगा, पारदर्शिता लाएगा और व्यावसायिक संस्थाओं के लिए एक आसान अनुपालन व्यवस्था बनाएगा। इसके मुताबिक व्यक्तिगत डेटा पहचान की विशेषताओं, लक्षणों या गुणों से संबंधित है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। वहीं डेटा फिड्यूशरी व्यक्ति के निजी डेटा की प्रोसेसिंग के उद्देश्य और उसके तरीके को निर्धारित करने वाली संस्था, व्यक्ति, कंपनी, फर्म, राज्य आदि को डेटा फिड्यूशरी कहा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को महारत्न और नवरत्न श्रेणी में अपग्रेड किया गया है। ये 2 सीपीएसईज हैं, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ऑयल इंडिया पहले एक नवरत्न कंपनी थी, इसे अब महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड पहले एक मिनी रत्न कंपनी थी, जिसे अब नवरत्न का दर्जा दिया गया है। सीपीएसईज को मुख्य रूप से महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। लोक उद्यम विभाग सभी सीपीएसईज के लिए नोडल विभाग है। महारत्न के लिए जो पात्रता मानदंड हैं, उसमें पहले से कंपनी का नवरत्न का दर्जा होना चाहिए, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों तक कंपनी का औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। साथ ही पिछले 3 वर्षों तक औसत वार्षिक नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए और पिछले 3 वर्षों तक औसत वार्षिक निवल लाभ जो कि कर भुगतान के बाद 5,000 करोड़ रुपए होना चाहिए और विश्व के अन्य देशों में भी महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। वहीं नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए सीपीएसईज को मिनी रत्न 1 और अनुसूची ए में होना चाहिए। पिछले 5 साल में 3 वर्षों में उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त की गई हो। साथ ही 6 प्रदर्शन संकेतकों में कुल स्कोर 60 या उससे अधिक का हो। इन प्रदर्शन संकेतकों में निवल लाभ, नेटवर्थ, सेवाओं की लागत, प्रति शेयर आय आदि शामिल हैं। मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा होना चाहिए, जिसके तहत पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाया गया हो। कंपनी का कर पूर्व लाभ 3 वर्षों में से कम 1 वर्ष में 30 करोड़ रुपए या फिर उससे ज्यादा हो। वहीं पॉजिटिव नेटवर्थ की स्थिति भी होनी चाहिए। दूसरा है मिनी रत्न श्रेणी 2 का दर्जा। ये दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनी ने पिछले 3 साल से लगातार मुनाफा कमाया हो, पॉजिटिव नेटवर्थ की स्थिति होनी चाहिए।
सरकार को देय किसी भी ऋण के पुनर्भुगतान या ब्याज भुगतान में चूक नहीं हुई हो, बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं हो। अगला टॉपिक भारत के फार्मा उद्योग से संबंधित है। फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने फार्मेसी अधिनियम 1948 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी लागू करने के लिए यह संशोधन विधेयक पेश किया है। फार्मेसी अधिनियम 1948 में फार्मेसी के पेशे और इसकी प्रैक्टिस को विनियमित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसमें भारतीय फार्मेसी परिषद और राज्य फार्मेसी परिषदों की स्थापना को अनिवार्य बनाया गया है। इस अधिनियम की धारा 42 भारत में फार्मेसी के प्रैक्टिस के लिए पंजीकरण अनिवार्य बनाती है। औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 का नियम 65 तथा औषधि और प्रसाधन सामग्री 1940 की धारा 18C भी दवाओं के वितरण की निगरानी के लिए एक लाइसेंस धारक पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति को अनिवार्य करते हैं। इन उपबंधों का उल्लंघन करने पर सजाओं का प्रावधान भी किया गया है। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27D मिलावटी या नकली दवाओं के उत्पादन, बिक्री आदि के लिए दंड के तहत 2 साल की कैद और 20,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 42 के तहत 6 महीने तक की कैद या 1,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि जन विश्वास विधेयक 2023 के तहत फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 42 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27D दोनों का उल्लंघन अपराध नहीं माना जाएगा। अगली खबर जैव विविधता से संबंधित है। भारत में हिमालयी गिद्ध जिप्स हिमालयंसिस की पहली कैप्टिव ब्रीडिंग गुवाहाटी चिड़ियाघर में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। कैप्टिव ब्रीडिंग परियोजना का संचालन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS और असम वन विभाग ने किया है। कैप्टिव ब्रीडिंग कार्यक्रम का उद्देश्य जानवरों के आनुवांशिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हुए कैप्टिविटी यानी बंदी परिवेश में रखे गए जानवरों की स्वस्थ आबादी को संरक्षित करना है। हिमालयी गिद्ध भारतीय मैदानी इलाकों के लिए एक सामान्य शीतकालीन प्रवासी पक्षी है। हिमालयी गिद्ध ज्यादा ऊंचाई पर रहने वाला पक्षी है। ऐसे में इस प्रजाति के लिए उष्णकटिबंधीय और आर्द्र जलवायु वाली निचली भूमि में प्रजनन करना सामान्य घटना नहीं है। आपको बता दें कि फ्रांस ऐसा पहला देश है जहां इस प्रजाति का कैप्टिविटी में प्रजनन करवाया गया था। गिद्ध को कंडोर्स भी कहा जाता है। ये एक बड़ा शिकारी पक्षी है। विश्व भर में इसकी 23 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। इन 9 प्रजातियों में से 3 प्रजातियां प्रवासी हैं। ये प्रवासी प्रजातियां हैं सिनेरियस गिद्ध, ग्रिफॉन गिद्ध और हिमालयी गिद्ध। इन्हें सबसे कुशल मुर्दाखोर माना जाता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र में विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये सड़ती हुई लाशों से बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। और आइए बात करते हैं गिद्धों के समक्ष होने वाले खतरों के बारे में। मवेशियों के उपचार में प्रयुक्त डाइक्लोफेनेक दवा के उपयोग से इनकी आबादी में गिरावट आई है। बिजली की तारों की करंट लगने से बड़ी संख्या में गिद्धों की मृत्यु हुई है। इसीलिए सरकार ने गिद्ध संरक्षण के लिए कई पहलें शुरू की। पशु चिकित्सा के लिए डाइक्लोफेनेक 2006 में, केटोप्रोफेन और एसेक्लोफेनॉक दवाओं का उपयोग 2023 में प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020 से 25 का संचालन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आइए आपको बताते हैं उनकी पहचान के बारे में और IUCN की लाल सूची में शामिल उनके दर्जे के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे सफेद पुट्ठे वाले गिद्ध जिप्स बेंगालिनसिस का। इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड की सूची में रखा गया है। दूसरा है पतली चोंच वाला गिद्ध जिसे जिप्स टेन्यूरोन्स्ट्रिस भी कहा जाता है। ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तीसरा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड गिद्ध जिसे भारतीय गिद्ध या फिर जिप्स इंडिकस कहा जाता है। चौथा है लाल सिर वाला गिद्ध जिसे सार्कोजिप्स काल्वस कहा जाता है। ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। पांचवा है दाढ़ी वाला गिद्ध जिसे जिपेटस बारबटस कहा जाता है। ये नियर थ्रेटन्ड है। छठा है सिनेरियस गिद्ध जिसे इजिप्शियंस मोनाकस कहा जाता है। ये भी नियर थ्रेटन्ड है। इसके बाद हिमालयन ग्रिफॉन जिसे जिप्स हिमालयंसिस कहा जाता है। ये भी नियर थ्रेटन्ड की कैटेगरी में है। आठवां है इजिप्शियन गिद्ध जिसे नियोफ्रोन परकनोपटेरस कहा जाता है। ये एंडेंजर्ड की लिस्ट में आता है। वहीं ग्रिफॉन गिद्ध जिप्स फल्वस के नाम से जाना जाता है और ये लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में शामिल है। अगली खबर निर्यात और आयात से संबंधित है। सरकार ने लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 तथा विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत आयात नियमों में बदलाव किए गए हैं। वर्तमान में देश के कुल पण्य आयात में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के आयात की हिस्सेदारी लगभग 7% से 10% के बीच है। अब नए प्रावधानों के तहत हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर यानी HSN 8471 के तहत होने वाले लैपटॉप, टैबलेट आदि के आयात को प्रतिबंधित किया जाएगा और साथ ही विदेश व्यापार महानिदेशालय के वैध लाइसेंस के आधार पर विश्वसनीय स्रोतों से आयात की अनुमति दी जाएगी। हालांकि बैगेज नियम, अनुसंधान और विकास, टेस्टिंग, बेंचमार्किंग, रिपेयर आदि के तहत आयात के लिए छूट दी गई है। WTO के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते के तहत शून्य शुल्क आयात की अपनी प्रतिबद्धता के कारण सरकार इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात की निगरानी रखने में असमर्थ थी और इस कारण आयात पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रतिबंधों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचनाओं को सुरक्षित किया जा सकेगा और इनकी सुरक्षा चिंताओं का कुछ हद तक समाधान संभव होगा। ये मेक इन इंडिया विजन को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध हो सकती है। और इसी संबंध में बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी समझौता यानी ITA 1 के बारे में। इस पर सिंगापुर मंत्री स्तरीय घोषणा के हिस्से के रूप में 1996 में 29 सदस्यों ने सहमति व्यक्त की थी। भारत मार्च 1997 में इसमें शामिल हुआ था। भागीदारों को इस समझौते में निर्दिष्ट IT उत्पादों पर सीमा शुल्क को खत्म करने की आवश्यकता होती है। HSN कोड कराधान के लिए उत्पादों की पहचान करने के लिए एक वर्गीकरण आधारित प्रणाली है। डेटा प्रोसेसिंग मशीनों जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब आदि को HSN कोड 8471 के तहत वर्गीकृत किया गया है। HSN विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO द्वारा विकसित एक बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद नामकरण है। और अगली खबर भी निर्यात से संबंधित है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने निजी कृषि भूमि से प्राप्त लाल चंदन की लकड़ी के निर्यात संबंधी नीति में संशोधन किया। हालिया संशोधन के तहत तमिलनाडु के लिए कृत्रिम रूप में प्रचलित लाल चंदन के लिए 900 टन का वार्षिक निर्यात कोटा अधिसूचित किया गया है। साथ ही वन्य लाल चंदन के लिए शून्य निर्यात कोटा अधिसूचित किया गया है। कृत्रिम रूप में प्रचलित लाल चंदन का अर्थ बागानों में उगाए जाने वाला लाल चंदन है। DGFT ने विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 तथा विदेश व्यापार नीति 2023 तक प्रदत्त शक्ति के तहत ये संशोधन जारी किया है। DGFT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। विदेश व्यापार नीति के तहत लाल चंदन का आयात प्रतिबंधित है, जबकि इसका निर्यात निषिद्ध है। इससे पहले DGFT ने 2019 में लट्ठे या जड़ों के रूप में लाल चंदन के निर्यात की अनुमति देने के लिए अपनी निर्यात नीति को संशोधित किया था। ये अनुमति तभी दी जा सकती थी जब ये लाल चंदन विशेष रूप से निजी कृषि भूमि से प्राप्त किया गया हो। लाल चंदन पूर्वी घाट में विशेष प्रकार के जंगलों की स्थानिक प्रजाति है। ये बहुत धीमी गति से बढ़ने वाली वृक्ष की प्रजाति है। ये लगभग 25 से 40 वर्षों के बाद ही परिपक्वता प्राप्त करती है। ये अग्निरोधी और सूखा प्रतिरोधी वृक्ष प्रजाति है। इसे स्थानीय रूप से यिर्रा चंदनम या रक्त चंदनम के नाम से जाना जाता है। इसके चिकित्सकीय गुणों के कारण पूरे एशिया, विशेष रूप से चीन में इसकी ज्यादा मांग है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों, औषधीय उत्पादों और लग्जरी फर्नीचर, लकड़ी के शिल्प आदि में किया जाता है। इसमें संरक्षण की स्थिति की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में इसे एंडेंजर्ड की सूची में रखा गया है। भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 4 में इसे सूचीबद्ध करता है और वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स के परिशिष्ट 2 में ये सूचीबद्ध है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। राज्यसभा ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। विधेयक के जरिए टाउटिंग के कृत्य को दंडनीय बनाया गया है। साथ ही विधि व्यवसायी अधिनियम 1889 के कुछ अप्रचलित प्रावधानों को निरस्त करने के भी उपबंध किए गए हैं। विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय और जिला न्यायाधीश टाउट्स की सूची तैयार और प्रकाशित कर सकते हैं और टाउट्स की सूची में नामित ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से वर्जित किया जाएगा। टाउट्स एक तरह का दलाल होता है जो क्लाइंट को भुगतान के बदले वकील उपलब्ध कराता है। अगला टॉपिक है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव को 1 और साल के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। कैबिनेट सचिव की नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर की जाती है। कैबिनेट सचिव भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961
और भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का भी प्रमुख होता है। कैबिनेट सचिव के पद से संबंधित कई मुद्दे हैं। दरअसल इसमें सीमित अवधि का कार्यकाल होता है। इसका कामकाजी विभागों पर कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि कैबिनेट सचिव को केंद्र सरकार के सचिवों के बीच समान लोगों में प्रमुख यानी प्राइमस इंटर पारिस माना जाता है। अगला टॉपिक है मॉर्गन स्टैनली ने भारत की रेटिंग में वृद्धि की। ये एक ब्रोकरेज फर्म है। इसने भारत के बाजारों को इक्वल वेट से ओवरवेट में अपग्रेड कर दिया है। ओवरवेट रेटिंग का मतलब है कि कंपनियों को उम्मीद है कि भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन करेगी। ये भारत द्वारा किए गए सुधारों, व्यापक स्थिरता, मजबूत पूंजीगत व्यय आदि को स्वीकार करता है। इस रेटिंग में ये कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.2% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के पूर्वानुमान को प्राप्त करने की राह पर है। वर्ष 2013 में इसने भारत की पहचान फ्रेजाइल 5 में से एक के रूप में की थी। इसमें भारत को विदेशी निवेश के लिए जोखिमपूर्ण बताया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर ग्रेट निकोबार द्वीप का समग्र विकास परियोजना। इस परियोजना के 4 घटक हैं: अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक बिजली संयंत्र और एक नई टाउनशिप। ये सभी एक विशेष आर्थिक क्षेत्र का गठन कर सकते हैं। इसे 30 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। इस परियोजना से जुड़े मुद्दों में बात सबसे पहले ये है कि यहाँ वृक्ष आवरण और मैंग्रोव को नुकसान होगा, जैव विविधता और समुद्री जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में अतिक्रमण बढ़ेगा। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिकी तंत्र है। ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का भी हिस्सा है। पीले रंग के पेट वाला समुद्री सांप पैलामिस प्लैटोरस। हाल ही में बंगाल की खाड़ी के तट पर पीले रंग के पेट वाला समुद्री सांप देखा गया। ये समुद्री सांपों की एक अत्यधिक विषैली प्रजाति है। ये प्रजाति आमतौर पर अरब सागर में पाई जाती है। ये प्रजाति अधिकतर प्रशांत और हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय भागों में पाई जाती है। इसके शरीर पर 2 रंगों का एक विशिष्ट पैटर्न होता है। इसके नीचे पेट की तरफ पीला रंग और ऊपर पीठ पर भूरा रंग होता है। इसके साथ ही बड़े काले धब्बों के साथ पीले रंग की चपटी पूंछ होती है। ये शरीर के पार्श्व तरंगन यानी लेटरल अंड्यूलेशन की सहायता से तैरता है और आगे तथा पीछे दोनों ओर बढ़ सकता है। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व। ओडिशा सरकार ने सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस और वन कर्मियों की एक संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया है। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व मयूरभंज जिला ओडिशा में है। इसे 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। इसे 2009 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल किया गया था। इसमें कुछ सदाबहार वनस्पति समूहों के साथ उत्तरी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं। आपको बता दें कि साल एक प्रमुख वृक्ष प्रजाति है। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व में बाघ, हाथी, पहाड़ी मैना, तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर, विशाल गिलहरी आदि पाए जाते हैं। यहाँ बुधबलंगा, सालंदी और वैतरणी नदी की कई अन्य सहायक नदियां हैं। अगला टॉपिक है अर्थ ओवरशूट डे। इस वर्ष 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया। अर्थ ओवरशूट डे दरअसल वो तिथि है जब किसी वर्ष में पारिस्थितिकी संसाधनों और सेवाओं की मनुष्य द्वारा मांग उस वर्ष में पृथ्वी द्वारा उत्पादन किए जा सकने योग्य पारिस्थितिकी संसाधनों और सेवाओं से ज्यादा हो जाती है। इसका 1971 से प्रत्येक वर्ष ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा मापन किया जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन है। इसकी गणना ग्रह की जैव क्षमता को मानव के पारिस्थितिक फुटप्रिंट से भाग करके और 365 से गुणा करके की जाती है। ग्रह की जैव क्षमता का मतलब है कि पृथ्वी पर प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होने वाले पारिस्थितिक संसाधनों की मात्रा, और मानव के पारिस्थितिक फुटप्रिंट का मतलब है उस वर्ष के लिए मानव जनित मांग। लूनर कोडेक्स 157 देशों के 30,000 कलाकारों, लेखकों, संगीतकारों और फिल्म निर्माताओं की समकालीन कला, कविता, पत्रिकाओं, संगीत, फिल्म, पॉडकास्ट और पुस्तकों का एक डिजिटल संग्रह है। ये चंद्रमा पर लॉन्च किए जाने वाले 4 अलग अलग टाइम कैप्सूल से बना है, जिसमें शामिल है ओरियन कलेक्शन। ये नासा आर्टेमिस 1 ओरियन अंतरिक्ष यान के माध्यम से 2022 में प्रक्षेपित और पृथ्वी पर वापस लौटा। दूसरा है नोवा कलेक्शन, तीसरा है पेरेग्रीन कलेक्शन और चौथा है पोलारिस कलेक्शन। लूनर कोडेक्स नासा के आर्टेमिस या कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज कार्यक्रम के तहत चंद्रमा पर प्रक्षेपित किया जाएगा।
और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। आइबेरियन प्रायद्वीप यूरोप के दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित है। आइबेरियन प्रायद्वीप ये भाग मुख्य रूप से स्पेन और पुर्तगाल के अधिकार क्षेत्र में है। इसमें अंडोरा, जिब्राल्टर जो कि ब्रिटिश विदेशी राज्य क्षेत्र है, और दक्षिणी फ्रांस का हिस्सा जिसमें कि पिरेनीज ओरिएंटलिस के फ्रांसीसी विभाग का भाग भी शामिल है। पूर्वोत्तर में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला इसे यूरोप के बाकी हिस्सों से अलग करती है, और दक्षिण में जिब्राल्टर जलसंधि इसे अफ्रीका से अलग करती है। आइबेरियन प्रायद्वीप भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। आप इस ऑडियो को सुनते हुए मैप के माध्यम से इसे देखिएगा तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। वहीं आइबेरियन प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है मुल्हासेन चोटी, और यहाँ की प्रमुख नदियां हैं टैगस, डोरो, एब्रो और गोडियाना। टैगस यहाँ की सबसे लंबी नदी है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।